हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 6 लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस मॉडल पेपर के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 6 का संबंध है 18 के साथ में, उसी प्रकार से 18 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। और मेरे भाई, ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यहाँ पर बोलेंगे कि सर इस प्रश्न को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? तो वो देखिए, यहाँ पर देखिए वो बोलेंगे कि सर 6 से यहाँ पर 18 बन जाएगा। कैसे? यदि हम इस 6 का हम क्या कर दें, 3 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 6 तिया के 18। और 18 यहाँ पर हमारे सामने दिया भी गया है। वो क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 18 के अंदर और इस 18 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे मेरे भाई, इस 18 का क्या कर देंगे, 3 के साथ में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बन जाएगा 18 तिये 54। अब हमें देखना है कि किसी ऑप्शन के अंदर 54 है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 54 नहीं दिया गया है, यानी कि इस लॉजिक के आधार पर हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब दूसरे लॉजिक के आधार पर इस प्रश्न को हम सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए आपको करना क्या है, जब भी इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आप एक लॉजिक से प्रश्न को सोल्व ना कर पाओ तो आपको लगाना है दूसरा लॉजिक है। अब यहां पर देखिए दूसरे लॉजिक के आधार पर इस प्रश्न को सोल्व किया गया है। कैसे? सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर पता करना है कि 6 से यहां पर 18 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहां पर 6 से 18 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 6 का किया गया है स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर होता है 36। अब 36 से 18 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 36 के दोनों अंकों को आपस में किया गया है गुणा। यदि हम 36 के दोनों अंकों को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 6 तिया के 18। ठीक है, और ध्यान से देखिए 18 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 18 के अंदर है और इस 18 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 18 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 18 का स्क्वायर होता है 324। अब जिस प्रकार से 36 के दोनों अंकों को आपस में गुणा किया था, उसी प्रकार से यहां पर हम क्या करेंगे, 324 के तीनों अंकों को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम 3 से 24 के तीनों अंकों को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर बन जाएगा 3 दूना के 6 और 6 चौका 24, यानी कि 324 के तीनों अंकों को आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 24। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 24। अब हमें देखना है कि संख्या 24 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 24 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सीरीज के अंदर आपको कौन कौन सी संख्या दी गई है ये आपको देखना है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 13 के बाद में 27 के बाद में 56 के बाद में 115 के बाद में 234 और 234 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी सीरीज के अंदर सबसे पहले छोटी संख्या दी जाए और छोटी संख्या से सीरीज बड़ी संख्या की ओर जा रही हो तो उस सीरीज को हम सोल्व करेंगे गुणा वाले लॉजिक के आधार पर है। अब यहां पर देखिए सबसे पहले 13 क्या है, छोटी संख्या है और मेरे भाई लास्ट में क्या है 234 यानी कि बड़ी संख्या है। तो इस सीरीज को हम सोल्व करेंगे गुणा वाले लॉजिक के आधार पर है। तो मेरे भाई एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले है 13 से हमें चलना है 27 की ओर, तो 13 से 27 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 13 से 27 बन जाएगा कैसे, यदि हम इस 13 का क्या कर दें 2 के साथ में गुणा कर दें तो यहां पर बन जाएगा 13 दूना के 26 और 26 के अंदर यदि हम प्लस 1 कर दें तो 26 और 1 मिलकर बन जाएगा 27। फिर देखिए 27 से कितना बन रहा है 56, तो 27 से 56 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 27 का क्या कर दें सबसे पहले 2 गुना कर दें तो 27 का 2 गुना कितना होता है, 27 का 2 गुना होता है मेरे भाई कितना 54 और 54 से कितना बनाना है 56, तो 54 के अंदर यदि हम +2 कर देंगे तो 54 और 2 मिलकर बन जाएगा 56। फिर देखिए 56 से कितना बन रहा है 115, तो 56 से 115 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 56 का क्या कर दें सबसे पहले तो 2 गुना कर दें तो 56 का 2 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 56 का 2 गुना होता है 112 और यदि हम इस 112 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 112 और 3 मिलकर बन जाएगा 115। इसी प्रकार से आगे देखिए 115 से कितना बन रहा है 234, तो 115 से 234 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम सभी की तरह इस 115 का भी क्या कर दें सबसे पहले 2 गुना कर दें तो यहां पर बन जाएगा कितना 230 और 230 के अंदर यदि हम क्या कर दें +4 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 234। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है 234 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई 234 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे कैसे, तो वो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले तो हम इस 234 का क्या कर देंगे 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सभी का किया है। तो यहां पर देखिए यदि हम 234 का 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 468। अब यहां पर ध्यान से देखिए सबसे पहले हमने क्या किया 1 को ऐड किया, उसके बाद में हमने 2 को ऐड किया, उसके बाद में हमने 3 को ऐड किया, उसके बाद में हमने 4 को ऐड किया। तो अब मेरे भाई यहां पर हम 468 के अंदर क्या कर देंगे 5 को ऐड कर देंगे। तो यहां पर देखिए यदि हम 468 के अंदर 5 को ऐड कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 473, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 473। अब हमें देखना है कि संख्या 473 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 473 में दी गई है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से ए बी का संबंध है 9 के साथ में, उसी प्रकार से ए सी का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड
सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि ए बी का संबंध यहाँ पर 9 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से ए बी का संबंध 9 के साथ में है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि ए सी का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं, फिर हम बताते हैं कि इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें पता करना है कि ए बी का संबंध 9 के साथ में कैसे है। तो जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे सामने 2 अल्फाबेट लेटर हैं, पहला लेटर है ए और दूसरा लेटर है बी। तो मेरे भाई ए का नंबर होता है 1 और बी का नंबर होता है 2। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 3, और 3 से 9 बनाने के लिए इस 3 का किया गया है स्क्वायर। मेरे भाई 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ पर ध्यान से देखिए 9 आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे एसी के अंदर है, और एसी से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम ए बी की तरह इस ए सी का भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए ए अल्फाबेट लेटर आता है 1 नंबर पर है, और अल्फाबेट लेटर सी है ये आता है 3 नंबर पर है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 1 और 3 मिलकर बन जाएगा 4, और इस 4 का हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 4 का स्क्वायर होता है 16। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 16। अब हमें देखना है कि 16 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 16 में दिया गया है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इससे भी बेहतर सूचना है आप सभी के लिए, क्या यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको रामबाण 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा, और सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप एग्जाम के अंदर लगभग 85 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर जाओगे। ठीक है मेरे भाई, तो जिस भी अभ्यर्थी को पीडीएफ सेट लेना चाहता है या लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 6 का संबंध है 18 के साथ में, उसी प्रकार से आपको बताना है कि 14 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया था। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर
क्या आया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि 6 का संबंध 18 के साथ में कैसे है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 6 से यहां पर 18 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 6 का किया गया है स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर होता है 36। अब 36 से 18 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 36 को 2 से भाग किया गया है। यदि हम 36 को 2 से भाग कर देंगे तो यहां पर बनेगा 18, और 18 यहां पर हमारे सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, इस 14 के अंदर है, और इस 14 से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 14 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 14 का स्क्वायर होता है 196। अब इस 196 को भी हम क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो 196 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 98। अब हमें देखना है कि 98 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 98 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा चौथे प्रश्न के अंदर है करेक्ट आंसर है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 98, और जिन भी अभ्यर्थियों का आंसर 98 आया था समझना उनकी तैयारी बेहतर है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 19 का संबंध है 18 के साथ में, उसी प्रकार से आपको बताना है कि 12 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि 19 से यहां पर 18 कैसे बनाया गया है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, 19 से यहां पर 18 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 19 का किया गया है सबसे पहले स्क्वायर। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 19 का स्क्वायर होता है 361, और इस 361 की तीनों संख्याओं को आपस में किया गया है गुणा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, यदि हम 361 की तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 18, और 18 यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 12 के अंदर है, और इस 12 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 12 का हम करेंगे स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 12 का स्क्वायर होता है 144। अब हम क्या करेंगे, 144 की तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 144 की तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 16। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 16। अब हमें देखना है कि 16 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 16 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप एग्जाम के अंदर इस टाइप के प्रश्न को देखते ही सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 3, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 4। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1940 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1942 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1943 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1945 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था वर्ष 1942 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? ऑप्शन ए बिहार राज्य से, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल राज्य से, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश राज्य से और ऑप्शन डी है राजस्थान राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। और मेरे भाई ये नौवां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इस प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1984 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1945 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1845 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1856 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि आंग्ल सिख युद्ध वर्ष 1845 में लड़ा गया था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 2014 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2015 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2013 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2016 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए सवाई मानसिंह ने, ऑप्शन बी है राजा जयसिंह ने, ऑप्शन सी है सवाई प्रताप सिंह ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप अपनी तैयारी को आजमाना चाहते हैं या फिर लगाना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट, तो मेरे भाई हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है मिशन टारगेट क्लासेज के नाम से। उस यूट्यूब चैनल पर रोजाना सुबह 9:15 पर मॉक टेस्ट होता है और ये मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के लिए हमने बिल्कुल फ्री रखा है। तो जो भी अभ्यर्थी ये मॉक टेस्ट लगाना चाहता है वो हमारे मिशन टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और इस यूट्यूब चैनल पर अपनी तैयारी को आजमा सकता है, क्योंकि उस चैनल पर रोजाना सुबह 9:15 पर मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मणिपुर राज्य में, ऑप्शन बी है सिक्किम राज्य में, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश राज्य में और ऑप्शन डी है
जम्मू कश्मीर राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट जरूर कर लेना, क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ई लाडली योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य से, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य से, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश राज्य से और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ई लाडली योजना मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जापानी संसद को डायट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण प्रथम अनुसूची में है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 अप्रैल को, ऑप्शन बी है 16 सितंबर को, ऑप्शन सी है 14 फरवरी को और ऑप्शन डी है 21 दिसंबर को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1949 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1952 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1950 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1955 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजा राज प्रथम किस वंश का प्रसिद्ध राजा था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि राज राजा प्रथम चोल वंश का प्रसिद्ध राजा था। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये,
यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप एग्जाम के अंदर लगभग 85 प्लस क्वेश्चनों का स्कोर कवर कर जाओगे। ठीक है, तो जिस भी अभ्यर्थी को ये पीडीएफ सेट लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत भ्रमण पर चीनी यात्री फाहियान किस काल में आया था? ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी कुषाण काल में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत भ्रमण पर चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में आया था। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल से भी पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।